हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में सीजी बोर्ड के क्लास 8 सिविक्स का 7 चैप्टर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं जिसमें हमने देखा था कि कैसे जो है आज़ादी से पहले जो चैलेंजेस थे एग्रीकल्चर में और आज़ादी के बाद जो ज़मींदारी सिस्टम थे उसके कारण क्या इशू आते थे, ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश कैसे किया गया, फिर उसके बाद जो है ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हुआ हमारी कंट्री में, ये हमने देखा। अब हमको देखना है कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन स्प्रेड कैसे हुआ। ठीक है, यहाँ तक तो हमने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें लेके आएगी, जैसे हाई क्वालिटी सीड्स हो गया, नी मशीनरी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स और बैंक से लोन वगैरह की बात हमने देख ली थी इससे प्रीवियस लेक्चर में। अब हमको देखना है कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन को फैलाया कैसे किया, फैलाया मतलब अलग अलग स्टेट्स में कैसे इसको लेके आया गया। इन इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन पॉलिसी वाज फर्स्ट टेकन अप इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड फ्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन की जो पॉलिसी है वो सबसे पहले कौन से स्टेट्स में लाई गई, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया और कुछ जो है तमिलनाडु के जो क्षेत्र है वहाँ पर। इट वॉज एस्टेब्लिश एज अ डिस्ट्रिक्ट फार्म प्रोग्राम, और ये इसको कैसे एस्टेब्लिश किया गया, डिस्ट्रिक्ट फार्म प्रोग्राम के तहत। फॉर एडवांस्ड सीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वॉज रिक्वायर्ड। तो देखिए जो एडवांस सीड्स है जिसकी हमने पहले बात की थी, हाई प्रोडक्टिव सीड्स है ना, जो हमने इससे पहले जो देखा था, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि हाई प्रोडक्टिव एंड हाई क्वालिटी सीड्स वेयर यूज। तो इन सीड्स के लिए हमको बहुत सारा पानी चाहिए रहता था एंड सो एरियाज वेयर इरिगेशन वाज डेवलप्ड वाज चूजन फॉर वर्किंग ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो ये एडवांस सीड्स के लिए बहुत सारा पानी चाहिए रहता था, ज़्यादा तादाद में पानी चाहिए रहता था, इसलिए ऐसे एरियाज जहाँ पे पहले से इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी है उन्हें ही चूज़ किया गया इन ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। तो in Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh, a new kind of wheat was born, whereas in Tamil Nadu, rice was grown. तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न प्रदेश, उत्तर प्रदेश में क्या उगाया गया, गेहूं, बीट उगाया गया और तमिलनाडु में राइस उगाया गया। After few years, the new technique of farming has spread to other parts of the country। और कुछ सालों में ही जो ये नया टेक्निक है खेती करने का, उसको इंडिया के दूसरे कंट्री तक पहुंचाया गया। इन छत्तीसगढ़ ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1966। और छत्तीसगढ़ में ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, 1966 में, थ्रू डिस्ट्रिक्ट इजी फार्म प्रोग्राम। फॉर दिस प्रोग्राम रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ वाज चूजन। तो ये 1966 में छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुआ डिस्ट्रिक्ट इजी फार्म प्रोग्राम के तहत, और ये प्रोग्राम जो है रायपुर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ। अंडर दिस स्कीम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च सेंटर्स वर एस्टैब्लिश। और इसी स्कीम के अंतर्गत जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर है रायपुर में, उसको एस्टैब्लिश किया गया मतलब उसको बनवाया गया वहाँ पे। हियर न्यू वेराइटीज ऑफ एडवांस सीड्स वेयर मेड। और ये वो जगह है जहाँ पे नई वेराइटी जो है राइस की, वीट्स की और अदर जो क्रॉप्स है उनकी बनाई जाती है। फॉर एडवांस सीड्स मैनुअल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड गवर्नमेंट प्रोवाइडेड सब्सिडी। और ये जो एडवांस सीड्स है इसमें यूज़ करने के लिए जो मैनुअल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत है ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी, और इस सब को खरीदने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड करती। सब्सिडी का मतलब होता है कुछ हद तक छूट प्रोवाइड करना। फॉर इरिगेशन, डिगिंग एंड इंस्टॉलिंग पम्प्स एंड इरिगेशन पॉलिसीज वेयर गिवन प्रायोरिटी। और ये जो इरिगेशन है, ठीक है, डिगिंग है, पम्प्स वगैरह लगाने का, इरिगेशन पॉलिसीज है, इसको प्रायोरिटी दी जाती थी। ड्यू टू दिस रीजन, ठीक है, इसी रीजन के कारण कोदार डैम एंड पंडित रविशंकर शुक्ल रिजर्वायर वॉज कंस्ट्रक्टेड। और इन्हीं के तहत जो है कोदार डैम और पंडित रविशंकर शुक्ल रिजर्वायर जो है उसको बनाया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड सो दैट लोन्स टू द फार्मर कुड बी इजीली मेड अवेलेबल इन इजी इंस्टॉलमेंट। ड्यू टू दिस फैसिलिटीज farmers fully fledged themselves with resources and they do not have to go to जमींदार्स और मनी लेंडर्स। तो देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एस्टैब्लिश हो गई, जिससे क्या है जो फार्मर्स हैं उनको लोन आसानी से मिल जा रहा था। और ये अगर ये सारी फैसिलिटीज़ मिल गई थी तो फार्मर्स को किसी मनी लेंडर्स या फिर कोई ज़मींदार के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। ज़मींदार या मनी लेंडर का मतलब होता है जो पैसे देते हैं उधार पे। इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन तो ला लिया कंट्री में, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ,
इंक्रीज इन प्रोडक्शन, तो जाहिर सी बात है अच्छी सीड्स यूज़ हो रहे हैं, मैनवर यूज़ हो रहा है, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है, तो क्या होगा, प्रोडक्शन जो है, उपज जो है वो इंक्रीज होगी। ड्यू टू एडवांस सीड्स एंड इट्स वाइड स्प्रेड यूसेज in large part of our country there was tremendous increase in crop production। तो इन एडवांस सीड्स के कारण जो है एक अच्छी खासी जो है, ट्रेमेंडस मतलब बहुत अच्छी खासी इंक्रीज हुई क्रॉप प्रोडक्शन में, ड्यू टू विच वी बिकेम सेल्फ सफिशिएंट। और इसके कारण क्या हुआ, जो बाहर से जो ग्रेन्स इंपोर्ट करने की ज़रूरत होती थी, राइस और व्हीट इंपोर्ट करने की ज़रूरत हो रही थी, अब वो नहीं हुई, अब ऐसी सिचुएशन नहीं हुई। अब हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। सेल्फ सफिशिएंट मतलब हमारी कंट्री में इतना अनाज हो रहा था कि हमारी कंट्री खुद को फीड कर सके। Due to increase in production, there was no need to import these crops from other countries. There was large godown of food crops in the hands of government, where there was shortage of food. It can be easily used. तो देखिए ये सब के कारण, जैसे कि बताया कि बाहर से जो है इंपोर्ट करने की ज़रूरत, जो बाहर से हमको क्रॉप्स जो लाने की ज़रूरत हो रही थी, ये अब नहीं हो रही थी। और फूड के बड़े बड़े गोडाउन थे गवर्नमेंट के पास में। अब जैसे इस ईयर उपज ज़्यादा है तो क्या है, गोडाउन में स्टोर कर लिया, और नेक्स्ट ईयर अगर कुछ आगे पीछे हो गया तो वहाँ से वो यूज़ कर सक रहे थे। इन 1967 गवर्नमेंट वॉज हैविंग टोटल 19 लाख टन फूड क्रॉप्स इन गोडाउन। तो 1967 के आते आते गवर्नमेंट के पास इतना एक्स्ट्रा फूड स्टोरेज था गोडाउन्स में। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट, ये मंडी, मंडी जो बोलते हैं हम लोकल लैंग्वेज में, मंडी जहाँ पे धान बेची जाती है। सपोर्टिंग प्राइस एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे जो है धान को खरीदा जाता था, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, और स्टोर करने के लिए भी फैसिलिटी मिलती थी। तो टू प्रोवाइड farmers with right price for their production, government decided to give minimum support price for them. Minimum support price is that which they can sell their produce to the society. तो MSP, ठीक है, MSP बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित किया है कि उसी प्राइस में जो है उनको सोसाइटी में अपने प्रोड्यूस को बेचना है फार्मर्स, ठीक है। फार्मर्स को एक राइट, मतलब अपना जो भी उनका प्रोडक्शन है उसके एक राइट कीमत मिल सके, इसलिए जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा गया। द गवर्नमेंट डिसाइड द मिनिमम सपोर्ट रेट्स इन सच ए वे दैट दे कैन गेट देयर प्राइमरी कॉस्ट अलॉन्ग विद प्रॉफिट। तो ये जो मिनिमम सपोर्ट रेट है इसको ऐसे निर्धारित किया जाता था ताकि जो भी फार्मर है उसको उसने जितनी भी लागत लगाई है खेती करने में वो उतना तो उसको मिल जाए, और साथ ही साथ वो प्रॉफिट भी कमा ले। ड्यू टू दिस सपोर्ट प्राइस कॉस्ट फार्मर्स डू नॉट हैव टू सेल देयर क्रॉप्स एट लो कॉस्ट। और अगर यही मिल रहा है, बढ़िया से सपोर्ट प्राइस उनको मिल रहा है, तो फार्मर्स को अपनी जो उपज है उसको कहीं कम में बेचने की ज़रूरत नहीं थी, और उसको हमेशा प्रॉफिट ही मिलता था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश फूड कॉर्पोरेशन फॉर फार्मर्स सो दैट दे कैन ईजिली स्टोर द फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम फार्मर्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या है, अपने स्टोरेज के लिए जो है FCI, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन का भी गठन किया, ताकि जो भी फ्रूट ग्रेन्स है जो फार्मर से वो परचेज कर रहे हैं उसको स्टोर कर सके। तो FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टोर्स ग्रेन्स एंड सप्लाइज टू राशन स्टोर्स एंड अदर गवर्नमेंटल पॉलिसीज लाइक मिड डे मील इन द स्कूल एंड जवाहर योजना। तो ये जो FCI है इनका काम है ग्रेन्स को स्टोर करना और सप्लाई करना जो राशन की दुकान है वहाँ पर, ठीक है, जहाँ पे हमको राशन वाला सामान मिलता है, राशन मतलब वो जो कार्ड से हमको राशन कार्ड से सामान मिलता है वहाँ पे। और जो गवर्नमेंट की अलग पॉलिसीज़ चलती है, जैसे कि जो गवर्नमेंट स्कूल में दिन में बच्चों को खाना दिया जाता है, जवाहर रोजगार योजना में खाना दिया जाता है, तो वहाँ पे जो है FCI जो है प्रोवाइड करता है फूड ग्रेन्स, ठीक है। जैसे ये एक नया टाइप का हार्वेस्टर लेके ये हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, ये बहुत पहले की तस्वीर है। तो इफेक्ट ऑफ राइस इन प्रोडक्शन ऑन द इनकम ऑफ फार्मर्स। तो अब जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज हुई। एज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इंक्रीज्ड फार्मर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस रेट स्टार्टेड गेटिंग हाई रेट्स फॉर देयर प्रोडक्शन एंड देयर इनकम ऑल्सो इंक्रीज। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हुई फार्मर्स की, गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, तो उनको हाई रेट्स मिल गए। जो फार्मर्स हैं उनको अच्छा रेट मिलने लग गया अपने प्रोडक्शन का, और उनकी इनकम भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अगर किसी की इनकम इंक्रीज होती है तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा हो जाता है। तो मैनी बिग फार्मर्स स्टार्टेड यूजिंग मशीन्स लाइक ट्रैक्टर्स फॉर फार्मिंग। और धीरे धीरे जो है बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं वो अब नए नए टेक्निक्स और यूज़ करने लगे, जैसे कि ट्रैक्टर यूज़ करने लगे फार्मिंग में। फॉर दिस दे टुक लोन्स फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स, और इसके लिए उनको लोन भी मिल जाता था
बैंक से आसानी से वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मैनवर, सीड्स, पेस्टिसाइड्स वर यूज्ड एंड ऑल द फार्मर्स कुड गेट मोर देन वन क्रॉप। तो जो पानी है, इलेक्ट्रिसिटी, मैनवर, सीड्स, पेस्टिसाइड ये आसानी से अवेलेबल था फार्मर्स के पास में, और फार्मर्स जो है एक से अधिक क्रॉप भी अपने खेत में उगाने लग गया। तो ट्रेडिशनली पहले क्या होता था कि जो जैसे कि राइस है, राइस का भी एक सीज़न है, उस सीज़न में ही उसको उगाया जाता था। सेकेंड टाइम जो है पानी की आवश्यकता ना, पानी ना मिलने के कारण जैसे डबल प्लांट बोलते हैं, तो वो नहीं हुआ करता था मोस्टली। लेकिन अभी के डेट में जो है एक क्रॉप होता है, फिर उसके बाद दूसरा क्रॉप, पानी का अवेलेबिलिटी है तो वहाँ पे दूसरा क्रॉप लगा दिया जाता है, या कुछ और क्रॉप वो लगा सकते हैं। So along with the traditional way of farming of crops and planting of these traditional crops, commercial crops were also covered. तो जो भी ट्रेडिशनल वे है फार्मिंग का है ना, जैसे राइस की जगह पे राइस पे, तो अब कुछ कमर्शियल क्रॉप्स भी वहाँ पे वो उगाने लग गया। कमर्शियल क्रॉप्स में क्या होता है, इन दिस है ना, कमर्शियल क्रॉप में जैसे शुगर केन हो गया, कॉटन, ग्राउंडनट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स, फ्लावर्स, मशरूम्स की भी बहुत अच्छी खेती हो रही है, मेडिसिनल क्रॉप्स हो गया, ये सारी चीज़ें भी वो अलग से उगाने लग गए। स्मॉल फार्मर्स गॉट लेस प्रॉफिट दैट बिग फार्मर्स, water, electricity, seed, manure, pesticide, etc. cost more than their income. Therefore, small farmers have to borrow money for their livelihood. They had to work on other farm. तो स्मॉल फार्मर्स जो है उनको थोड़ा सा लेस प्रॉफिट होता है, क्योंकि उनको हर चीज़ के लिए जो है जूझना पड़ता है। कुछ भी है तो उसके लिए उनको मनी जो है वो बोरो करना पड़ता है। बोरो मतलब उधार में लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उनको अब जीवन थोड़ा सा कठिन भरा था ही, क्योंकि उनको दूसरे के खेतों में काम भी करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है। इसलिए टुडे फार्मर्स ऑफ मोस्ट विलेज एंड देयर फैमिलीज पीसेस ऑल फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर। तो आज भी जो है फार्मर्स जो है, छोटे छोटे जो फार्मर्स है बहुत सारे विलेजेस में, और उनकी फैमिली है, और जो पीसेस मतलब जो दूसरे के खेतों में काम करते हैं, तो ऐसे ऐसे जो है उनको अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत झेलनी पड़ती है। अब इससे जो है देखिए, सब चीज़ तो देख लिया हमने, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गया देख लिया, लेकिन इससे एनवायरनमेंट में क्या असर पड़ा। ठीक है, हमने यहाँ पे पहले बात की है, जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, ठीक है, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीज़ों की बात हुई है, केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात हुई है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ा। ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन मैनी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ऑकर्ड इन द एनवायरनमेंट। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ कुछ हमारा जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है, ठीक है, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है, साइंस में पढ़ा है, इकोलॉजी क्या होता है, तो जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। वी विल स्टडी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनवायरनमेंट इन दिस रीजन। तो अब हमको देखना है कि इससे प्रॉब्लम क्या हुआ। इन दिस स्टेट मनी फार्मर्स स्टार्टेड डूइंग एडवांस फार्मिंग लाइक राइस एंड व्हीट। फॉर दिस लॉट ऑफ इरिगेशन वाज रिक्वायर्ड। तो ये एडवांस फार्मिंग जो कर रहे थे फार्मर्स, उसके लिए उनको पानी की बहुत ज़रूरत थी। तो सबसे बड़ी पहली दिक्कत जो है, प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। तो पानी जो है खेतों में ज़्यादा चला गया, तो इससे क्या प्रॉब्लम हुई। द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन वाज ट्यूबवेल इन विच ग्राउंड वाटर वाज यूज्ड। ठीक है, तो मेन सोर्स है इरिगेशन का ट्यूबवेल हुआ करता था। तो उसके कारण क्या हुआ, तो पहले तो ट्रेडिशनली जो है बारिश पे डिपेंडेंट थे, और अभी जो है इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल यूज़ हुआ। इससे ग्राउंड वाटर जो है बहुत अति मात्रा में यूज़ हुआ, ग्राउंड वाटर का पानी। एज द नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स इंक्रीज एवरी ईयर द ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज। तो जैसे जैसे ट्यूबवेल्स हर साल बढ़ते गए, हर किसी को एडवांस फार्मिंग करनी है, तो जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो क्या है, डिक्रीज होने लग गया। अंडरग्राउंड वाटर कैन बी मेंटेन ओनली इफ यूज्ड वाटर कैन अगेन स्टोर। तो अंडरग्राउंड वाटर तभी वो रिटेन होगा तब जब जो यूज्ड वाटर अगेन जो है उसमें रीस्टोर हो। तो रीजनरेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज नेचुरल प्रोसेस। तो कोई अंदर में पानी तो भरता नहीं है। अंडरग्राउंड वाटर के बारे में आपने पहले ही क्लासेस से पढ़ा है। तो अंडरग्राउंड वाटर को रिप्लेस कहाँ से होता है, वो अपने से होता है। जब बारिश आती है, पानी नीचे जाता है धीरे 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 करके, तो अंडरग्राउंड वाटर जो है रिप्लेनिश होता है, रीजनरेट होता है। तो यहाँ पे ये जो नेचुरल प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया। थ्रू आउट द ईयर canal rains and rivers are responsible for rise of water level. This topic you have studied in class in detail in class 7. तो class 7 में आपने इस टॉपिक के बारे में भी पढ़ा है। तो through these forms water process many kind of level of sounds and leak soil and leaks to the underground and collect there. तो ये जो प्रोसेस है ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है। तो इससे क्या होता है, जो
रिवर्स होते हैं, ड्रेन्स होते हैं, और बारिश का जब समय होता है, जब पानी कहीं पे इकट्ठा होता है तो धीरे 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 पानी जो है लीक होते हुए अंडरग्राउंड जाता है और वहाँ पे कलेक्ट होता है। तो प्रॉब्लम स्टार्टेड व्हेन यूज ऑफ ट्यूबवेल पंप्स क्रॉस द लिमिट ऑफ रिजर्व्ड अंडरग्राउंड वाटर। तो प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट हुई, ये जो ट्यूबवेल्स और पंप्स का जो यूज हुआ जा रहा था, तो जो रिजर्व्ड वाटर लेवल है उससे एक लिमिट तक उससे ज़्यादा ही हो गया। तो इन अदर वर्ड्स द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड एट द बॉटम बिकेम लेस ड्यू टू लार्ज यूसेज ऑफ इट, ड्यू टू दिस वाटर लेवल ड्रॉप्ड। दिस मीन्स दैट फॉल इन द वाटर लेवल एट दैट प्लेस विल क्रिएट वाटर स्कैर्सिटी इन द फ्यूचर। अब देखिए नीचे जो है पानी ही नहीं है, सब भी बोर करवाते जा रहे हैं। अभी के डेट में आप देखेंगे हर घर में बोर है, तो इससे भी क्या है, गर्मियों में कई घरों का जो है बोर है वो सूख जाता है। तो यही यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी। इन वन वे state like Punjab wasted lots of water, whereas a state like Chhattisgarh have to face water scarcity for irrigation. Yet two crops could be easily grown. तो एक तरीके से पंजाब में बहुत सारा पानी वेस्ट हो रहा था, और एक ऐसा स्टेट है छत्तीसगढ़ जहाँ पे पानी की कमी हो रही थी इरिगेशन के लिए। In context with Punjab, we had to take measure and make policy to save environment in छत्तीसगढ़। तो पंजाब को देखते हुए हमें कुछ तो मेजर्स और पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे कि छत्तीसगढ़ की भी कुछ अच्छी पॉलिसीज़ बन सके, ताकि छत्तीसगढ़ का जो एनवायरनमेंट है वो भी सेव कर सके। इन प्लेटूज एंड हिली एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़ वेल्स ट्यूबवेल पंप लिफ्ट इरिगेशन एंड यूजिंग स्मॉल रिजर्वायर टू कलेक्ट वाटर वाज यूज। तो छत्तीसगढ़ जो प्लेट्यूज और हिली एरियाज है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे ट्यूबवेल्स पंप लिफ्ट इरिगेशन, ठीक है, लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम रिवर ड्रेन्स टू द फील्ड, और कुछ स्मॉल रिजर्वायर्स भी बनाए गए ताकि वाटर कलेक्ट हो सके। लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, तो सेकेंड है लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। हैवी यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑन सॉइल मेक्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाई एंड व्हेन सम ऑफ दिस न्यूट्रिएंट हेल्पफुल सब्सटेंस डाई। तो जो है हमने देखा कि ये जो हाई क्वालिटी वाले जो सीड्स है उसके लिए फर्टिलाइजर्स की भी ज़रूरत है, पेस्टिसाइड्स की भी ज़रूरत है। इससे जो है इसका यूज़ करने से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो नेचुरल प्रोसेस होता है सॉइल फर्टिलिटी का, वो हट गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ख़त्म हो गए। तो इससे जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होनी चाहिए वो वहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो ख़राब हो गई। तो ड्यू टू साइंटिफिक improvements and unbalance of chemical compound in soil, fertility of soil was destroyed। तो ये जो तरीका है जिससे फर्टिलाइजर डाला गया, तो इससे जो केमिकल कंपाउंड सॉइल पे आए, इससे फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो खत्म हो गई। तो लॉस ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी लीड्स टू यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर ड्यू टू विच द ग्रोथ एंड बर्डिंग ऑफ क्रॉप्स कुड बी मेंटेन। इन दिस वे अलॉन्ग विद द एक्सपेंसेस ऑफ इरिगेशन, फार्मर हैज टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑल्सो विच बिकेम वेरी कॉस्टली टू देम एंड ऑल्सो डिस्ट्रॉयड द सॉइल फर्टिलिटी। देखिए तो नेचुरल प्रोसेस जो है जिससे सॉइल फर्टाइल होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल में, वो तो सारे खत्म हो गए। तो इससे क्या हो गया, जो नेचुरल प्रोसेस है जो अपनी फर्टिलिटी मेंटेन करने का सॉइल का, वो खत्म हो गया। तो इससे क्या है, जब भी वो नए क्रॉप्स डालेंगे उसके लिए अब उसको नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है, ज़्यादा ही फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होगी। तो इससे क्या है, फार्मर्स के ऊपर एक बर्डन ही आ रहा है जिसके कारण उनको फर्टिलाइजर का जो बोझ है, फर्टिलाइजर खरीदने का बोझ जो है उनको ढोना पड़ रहा है। तो पॉइंट आउट हिली एंड प्लेन रीजन्स ऑफ छत्तीसगढ़ इन द गिवन मैप। तो कौन से एरियाज जो है जो हिली है और प्लेन है। तो ये प्लेन वाला एरिया है, ये इधर हिली वाला एरिया है, इधर थोड़ा हिली वाला एरिया है, ठीक है। तो माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड्स है, जो ग्राउंडेड एरिया है, ये प्लेट्यूज वाले एरिया है, ये ग्राउंड वाले एरिया है, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। बाकी जो है नेक्स्ट मैं आगे वीडियोस में क्वेश्चन आंसर्स भी लेके आऊँगी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का मैप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा के रखा करिए ताकि आपको इजी हो चीज़ें समझने के लिए। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोज़ डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।